नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के इस तासिका में। आज हम देखेंगे शब्द और वाक्य का दूसरा भाग। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शब्द किसे कहते हैं। आज के इस तासिका में हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। छात्रों, जैसे कि आप जानते हो कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे रानी, किताब, बोतल, कलम आदि। जब हम वर्णों को सही जगह पर लिखकर एक सही शब्द बनाते हैं तो वह सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक उसी तरह शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब सही शब्द सही जगह पर लिखे जाते हैं तो वह एक संपूर्ण वाक्य बनता है। चलिए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ एक वाक्य लिखा है, सिपाही पकड़ा ने चोर। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शब्द इधर उधर गलत जगह पर लिखे हुए हैं। वही यदि हम इसे सही जगह पर लिखते हैं तो इसका सही वाक्य होगा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। अर्थात यह एक सही वाक्य है और यह एक सार्थक वाक्य है। अन्य उदाहरण यहाँ हम देखेंगे, जिसमें पहला वाक्य है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। यदि इसे मैं इस तरह से पढ़ती हूँ, का हॉकी राष्ट्रीय भारत है खेल, तो यह एक सही वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर शब्दों का प्रयोग जो है सही जगह पर नहीं हुआ है। दूसरा वाक्य है, पुनीता बुद्धिमान है बुद्धिमान पुनीता। अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो यह वाक्य जो है सही नहीं होगा। सही वाक्य है, पुनीता बुद्धिमान है। एक अन्य उदाहरण द्वारा हम इसे फिर से स्पष्ट करेंगे। दादी माँ कहानी सुनाती हैं। इसमें दादी जो है कर्ता है, कहानी कर्म है और सुनाती है यह एक क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। अब जानते हैं वाक्य के अंगों के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। उदाहरण, विमला गीत गाती है। विमला जो है एक कर्ता भी है तथा कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। दोहराएंगे, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विमला गीत गाती है, इसमें विमला जो है एक उद्देश्य है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसमें उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पर उद्देश्य होगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक इसके विपरीत जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विधेय, जो कि हम अभी देखेंगे। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए। यहाँ पर मालपुए बनाए यह विधेय है, क्योंकि दादी द्वारा जो कार्य किया गया वह है कि मालपुए बनाए, अर्थात यह विधेय कहलाता है। और दादी क्या होगी? दादी यहाँ पर उद्देश्य होगी। तो ये थे वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए अब हम जानते हैं वाक्य के प्रकार के बारे में। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, उसी तरह वाक्य के प्रकार के बारे में। वाक्य के भेद को दो आधारों पर बांटा गया है, जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर तथा दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य को पुनः 8 भागों में विभाजित किया गया है तथा रचना के आधार पर वाक्य को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार से 8 प्रकार अर्थ के आधार पर पाए जाते हैं। तो हम प्रत्येक वाक्य के प्रकार को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं विधानवाचक वाक्य से। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा यहाँ पे समझेंगे। जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं।
यहाँ मैदान अर्थात स्थान का पता चल रहा है और खेल रहे हैं यानी कि खेलने की क्रिया का पता चल रहा है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पर कुत्ते के बारे में हमें पता चल रहा है कि वह एक वफादार जानवर है। तारे आसमान में चमकते हैं अर्थात तारों के चमकने का स्थान हमें पता चल रहा है जो कि आसमान है। तो ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार हम यहाँ देखेंगे। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है यानी कि क्रिया जो है नहीं होने वाली है या उस क्रिया को कोई नहीं करने वाला हो, तो ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी, यहाँ पे हमें उस काम के न होने का यानी कि न गाने का पता चल रहा है। ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं मैगी नहीं खा सकती। ऐसे वाक्य जिसमें न का प्रयोग हो, जिसमें नहीं होने का पता चलता है, ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में घृणा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे अरे दीपक तुम आ गए। किसी ने दीपक को अचानक से देखा है। जब हम किसी भी चीज़ को अचानक से देखते हैं तो हम कहते हैं अरे दीपक तुम आ गए। छी छी कितनी गंदगी है। यहाँ पर घृणा का भाव व्यक्त हो रहा है। वाह सहवाग क्या छक्का मारा। यहाँ पर हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल है ये, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों से हमें किसी से प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। यह प्रश्न हम अक्सर किसी का नाम जानने के लिए करते हैं। तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तुम दूध कब पियोगे। इसमें किसी से कोई प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। संदेह अर्थात उसके होने की संभावना हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। शायद आज वर्षा होगी, यहाँ संभावना है। यहाँ हम श्योर नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। शायद आज धूप निकलेगी, लगता है वह रास्ता भूल गई। यह सारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे घर जाओ और खाना लाओ। यहाँ पर किसी को घर भेजने और वहाँ से भोजन लाने के लिए आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। यहाँ पर भी किसी को कुछ आदेश दिया जा रहा है। शांत होकर पढ़ो, अर्थात ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, वह उस पर डिपेंडेंट रहती है। जैसे पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। समझे। जैसे यदि पिताजी आगरा नहीं जाएंगे तो वो पेठा ला पाएंगे क्या, नहीं ला पाएंगे। अर्थात इसमें एक वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित होता है। पिताजी अगर आगरा जाएंगे तो वह पेठा लेकर आएंगे। जैसे और एक उदाहरण यहाँ देखेंगे, वह पढ़ता तो पास हो जाता। पहला वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित है, इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अंतिम प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद देने का बोध होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। यहाँ पर कोई उसकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तुम सदैव खुश रहो, आपका नववर्ष मंगलमय हो। यह सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यह थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अगला हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं तथा उन्हें स्पष्ट रूप से समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र, यह तीनों जो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं।
इसे हम एक एक प्रकार को सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं परंतु जो क्रिया है, जो काम है, वह एक ही होगा। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य या समान स्तर के उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में और, या, किंतु एवं आदि ऐसे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। इनमें और शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाया गया है। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और जो है एक समुच्चय बोधक शब्द है, इसका प्रयोग कर दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ भी सकते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है कि जुड़ा हुआ। तीसरा प्रकार यहाँ हम देखेंगे जो है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य हो, जिसको कि, जो, जिसकी, जैसे, जो वह, जब तक, त्यों ज्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहाँ तहाँ, कहीं ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और वह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से बना हुआ होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उस अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहने हैं। यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है तथा एक मुख्य उपवाक्य है। एक अन्य उदाहरण, वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। यहाँ पर प्रधान वाक्य है वह साड़ी सुंदर है तथा आश्रित उपवाक्य है जो मैंने कल खरीदी थी। और यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग कर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। तो छात्रों, यह थे वाक्य के प्रकार जो रचना के आधार पर हमने अभी पढ़े और उसे समझा। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो छात्रों, आपको यह वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। धन्यवाद।